जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या, आतंकियों ने किडनैपिंग किया फिर गोली मारी, जैश ने ली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी की पहली रैली, धुले और नासिक में संबोधित करेंगे। राज्य में एक फेज में 20 नवंबर को है चुनाव। कांग्रेस की आज दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से शुरू होगी। 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राहुल खड़गे भी होंगे शामिल। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से मांगे सुझाव। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना किया, 30,000 तक देना होगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ाया। दिल्ली की हवा बन गई जहर, फिर दिखी स्मॉग की चादर। एनसीआर में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित, AQI 400 पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज पीएम मोदी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें, धुले और नासिक में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। 14 नवंबर प्रस्तावित है कई चुनावी रैलियां। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे पीएम मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के धुले और नासिक में सभाओं को संबोधित करेंगे और 14 नवंबर प्रस्तावित है कई चुनावी रैलियां। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और महाराष्ट्र के धुले और नासिक में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के धुले और नासिक में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी महाराष्ट्र में चुनावी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र में जाएंगे तो 2 चुनावी रैली आज उनकी लगाई गई। वैसे प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए जारी किया गया है, उसमें लगातार आज से लेकर 14 तारीख तक लगातार प्रधानमंत्री की दर्जनों रैलियों का प्रचार के लिए ऐलान किया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा धुले के विधानसभा क्षेत्र में करेंगे और वहीं दूसरी चुनावी जनसभा नासिक के विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने के लिए 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे निशाने पर रह सकते हैं। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को प्रधानमंत्री निशाने पर लेकर इन नेताओं पर, जिनमें राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं पर जोरदार हमला करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले और नासिक में
जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे पीएम मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा राजघाट से आज शुरू होगी और पदयात्रा की तर्ज पर ये न्याय यात्रा होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी 70 विधानसभाओं से होकर ये न्याय यात्रा कांग्रेस की गुजरेगी और आज पहले दिन की यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजघाट से शुरू होकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, मटिया महल, हौज काजी से होते हुए ये यात्रा जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कटरा बड़ियर रोड होते हुए बल्ली मारान तक ये यात्रा जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस की न्याय यात्रा दिल्ली में शुरू होगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ये कांग्रेस की न्याय यात्रा पूरी तरह से पदयात्रा होगी। आपको बता दें, हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और रोजाना करीब 8 बजे सुबह ये यात्रा शुरू होगी। सभी 70 विधानसभाओं से होकर ये न्याय यात्रा गुजरेगी। बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने से भी कम समय बचा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। आज से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अखिलेश जी? दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी करीब 3 महीने का समय बचा हुआ हो, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अगुवाई अरविंद केजरीवाल करते हुए लगातार दिल्ली में पदयात्राएं कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है कि चुनाव भले ही देर में होंगे, लेकिन कांग्रेस भी किसी तरह से चुनावी प्रचार और चुनावी माहौल बनाने में पीछे न रहे। इसको लेकर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के तरफ से ये रणनीति तय की गई थी और दिल्ली की जो पदयात्रा निकालने को लेकर इसका नाम दिल्ली न्याय यात्रा दिया गया। इसके लिए आज बाकायदा तैयारी की गई और कुछ ही देर में राहुल गांधी के राजघाट पर पहुंचने का इंतजार हो रहा है। दिल्ली भर से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के राजघाट पर जुटे हुए हैं और राहुल गांधी के वहां पहुंचते ही महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाएंगे और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज से शुरू हो जाएगी और जो यात्रा होगी वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम को इसको करीब 6 बजे तक नई यात्रा को रखा गया है। साथ ही साथ इसमें 70 दिल्ली की विधानसभाओं का एक लक्ष्य रखा गया है कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से ये न्याय यात्रा कांग्रेस की गुजरेगी। और पहले दिन के कार्यक्रम से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 25 किलोमीटर के लगभग ये यात्रा का रूट पहले दिन का तय किया गया है और इसी तरह से 70 विधानसभाओं में इसी लक्ष्य के साथ यात्रा निकलेगी। अगर पहले दिन की यात्रा के तौर पर देखा जाए तो पहले दिन जब दिल्ली के राजघाट से यात्रा शुरू होगी और शुरू होने के बाद ITO चौराहे से होते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ जाएगी और वहां से पुरानी दिल्ली होती है चांदनी चौक और मटिया महल और हौज काजी और कटरा बढ़िया मोड़ होते थे बल्ली मारान विधानसभा पर जाके आज का कार्यक्रम इनका खत्म होगा और इसके बाद कल फिर अगली सुबह 8 बजे मल्लीवारान से दिल्ली न्याय यात्रा कांग्रेस शुरू करेगी। ये दिल्ली की न्याय यात्रा दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में चल रही है। हालांकि आज की शुरुआत राहुल गांधी के कदमों के साथ होगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और करीब 1 महीने तक
ये न्याय यात्रा चलेगी दिल्ली से, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड के दौरे पर है राहुल गांधी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। आपको बता दें 2 विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 12:10 पर सिमडेगा के गांधी मैदान में पहली रैली को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी हैं, कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों पर भड़कते नजर आएंगे और मुद्दों को गंभीरता से उठाएंगे? अखिलेश जी, झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की गठबंधन की सरकार झारखंड में है, तो झारखंड में कांग्रेस भी बेहद तीखे अंदाज में चुनाव प्रचार में लगी है। आज राहुल गांधी का झारखंड में चुनावी दौरा है। आज राहुल गांधी जब झारखंड पहुंचेंगे तो कांग्रेस की तरफ 2 चुनावी जनसभाओं को आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया गया है। राहुल गांधी सीधे दिल्ली से हवाई यात्रा से झारखंड के रांची पहुंचेंगे, वहां से वो सिमडेगा के मैदान पर पहुंचेंगे, जहां पर आज राहुल गांधी की गांधी मैदान पर ये बड़ी चुनावी जनसभा को रखा गया है। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता पहले ही झारखंड पहुंच चुके हैं और लगातार वहां पर चुनावी तैयारी को लेकर और इस चुनावी जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो और वहां पर राहुल गांधी को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किसी तरह का जोश ना दिखे, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी झारखंड की तरफ से तैयारी की गई। आज जब राहुल गांधी झारखंड में 2 चुनावी जनसभाओं को, 2 विधानसभा के क्षेत्र को मिलाकर एक चुनावी जनसभा को जब सिमडेगा में संबोधित करेंगे तो सीधा भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के निशाने पर होगी। प्रधानमंत्री की गारंटी और प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में के दौरान जो झारखंड में वादे किए गए थे उनको न पूरा करने को लेकर भी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रह सकते हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि झारखंड में जो चुनावी माहौल जहां पर हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रहा है, तो वहीं पर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर ये चुनावी अभियान को और तेज बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेकर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसमें आज राहुल गांधी की चुनावी जनसभा बेहद अहम हो सकती है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे राहुल गांधी। आज झारखंड में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। 2 विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर आज उनको फैसला लेना है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, आज उनका लास्ट वर्किंग डे है। डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान पर जो फैसला है वो आज डीवाई चंद्रचूड़ को सुनाना है और माना जा रहा है कि वो इस पर फैसला सुना सकते हैं। आपको बता दें, अगले सीजीआई संजीव खन्ना है, जो कि 11 नवंबर को अपना पदभार संभालेंगे। देश के 91 चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना, ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां आज चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे है और आज उनको और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे है और आज उनको एक अहम फैसला लेना है जो कि 2006 का है। उसमें कहा गया कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। क्या लग रहा है, किसके पक्ष में ये फैसला सुनाएंगे डीवाई चंद्रचूड़? अखिलेश जी। सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में आज बेहद अहम दिन माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी दिन का कार्यकाल है। वो आज आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे और आज केसों की सुनवाई करेंगे। आज आखिरी दिन के कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर केस लगा है। ये सबसे अहम और बड़ा केस आज के दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के वर्किंग में शामिल किया गया है। आज के कार्यक्रम जो है उसके मुताबिक डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई आज जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा होने या दर्जा ना होने या असंवैधानिक करार देने पर आज सुनवाई करेंगे। इस दौरान जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आज जब आखिरी अपना फैसला सुनाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक फैसला हो सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक होगा या नहीं, इस पर वो फैसला लेंगे। और इस फैसले के साथ ही आज उनका कार्यकाल वर्किंग डे के हिसाब से खत्म हो जाएगा। वैसे वो रिटायर 10 तारीख को होंगे और 11 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी और उनको शपथ दिलाएगी। और संजीव खन्ना अगले सीजेआई होंगे, वो 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उनको राष्ट्रपति के हाथों ये पदभार शपथ दिलाई जाएगी। तो अब आज देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के जो कार्यक्रम है और आज के हिसाब से जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में आज बेहद अहम दिन के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ के लिए देखा जा सकता है। और उसी कड़ी में आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा है या नहीं होना चाहिए, इसके संवैधानिक फैसले पर भी आज डीवाई चंद्रचूड़ अपने आखिरी सुनवाई में फैसला सुना सकते हैं। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे है। आपको बता दें 10 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। हालांकि आज उनका लास्ट वर्किंग डे है और आज उनको ऐतिहासिक फैसला भी सुनाना है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली की आबोहवा आज भी बेहद खराब है। आपको बता दें AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए हैं। बोर्ड ने समीर ऐप पर ये आंकड़े जारी किए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां AQI 400 के पार पहुंच गया। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए। आपको बता दें बोर्ड ने समीर ऐप पर ये आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली की आबोहवा आज भी बेहद खराब। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। अखिलेश जी, दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब बनी हुई है। दीपावली से लेकर अब तक लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और आज की आबोहवा भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने समीर ऐप पर जो आज आंकड़े जारी किए हैं उसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज दिल्ली के गुणवत्ता सूचकांक को देखा जाए तो लगभग 384 के आसपास दर्ज किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 400 के पार दिल्ली में बना हुआ है। इसी में अगर आप दिल्ली के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो समीर ऐप पर आंकड़े जारी किएंगे उसके हिसाब से देखा जाए तो रोहिणी में 440 गुणवत्ता सूचकांक पहुंच गया, वहीं बवाना में 441, जहांगीरपुरी में 439 और वजीरपुर में 434, आनंद विहार में 416 और अशोक विहार में 420 के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक को आज रिकॉर्ड किया गया था। उसी के आधार पर
केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने समीर पर यह आंकड़े जारी और साथ ही ये भी कहा है कि अभी कई दिनों तक वायु प्रदूषण लगातार बना रह सकता है और दीपावली के बाद करीब एक हफ्ता तक होता है। उसके बाद इस बार अभी भी बढ़ा हुआ है और लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो इस लिहाज से कहा जाए, वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से इस प्रदूषण को कम करने, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार लाने के लिए जो एयर प्यूरिफाई सेंटर है उनको भी तेजी के साथ काम करने में लगाया गया है। इसके साथ ही साथ जो पानी का छिड़काव सड़कों पर हो रहा है, जो स्मॉग वाटर गन है, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके वायु प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता सूचकांक को सुधारने के लिए लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी इसमें कोई कमी नहीं आ रही। अभी देखना होगा कि अभी दिल्ली वालों को कब तक इस खराब आबो हवा को झेलना पड़ेगा और इसका शिकार होना होगा। और वहीं जिनको सांस की बीमारियां हैं, वो लोग इसके ज्यादा परेशान हैं। उनको लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए बेहद खराब स्थिति बनी हुई है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण का स्तर आज भी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें दिल्ली का AQI अभी भी 400 के पार दर्ज किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। और खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात की। उत्तराखंड की खेल मंत्री ने उनके राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शेड्यूल तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। प्रदेश सरकार की मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के लिए टेक्निकल कंडक्ट कमेटी गठित होने से अब आगे की प्रक्रिया पूरी करना आसान है। आपको बता दें कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से प्रस्तावित है। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में सीएम योगी आज से करेंगे रैलियां। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। आपको बता दें, करीब 12 बजे मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी। और इसके बाद करीब 1:40 पर मुरादाबाद के कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। और दोपहर करीब 3:10 पर गाजियाबाद के नेहरू नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी आज से सक्रिय होने जा रहे हैं। आज से वो रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए मतदान 20 नवंबर को होना है। उपचुनाव में सीएम योगी आज से रैलियां करेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, करीब 12 बजे मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और उसके बाद करीब 1:40 पर मुरादाबाद के कुंदरकी सीट पर भी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज से सीएम योगी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज, कल और 11 नवंबर को वो कई जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी संदीप जी?
देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपनी जनसभाओं की शुरुआत कर रहे हैं और इन जनसभाओं को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, इन सीटों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान जो है वो पहले से तैयार हो चुका है। यानी कि 9 विधानसभा सीटें हैं तो लगभग 18 उनकी रैलियां संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज की अगर बात करते हैं तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद के 3 सीटों पर जो है दौरा रहेगा और इस दौरे पे जाकर के जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो आज 12 बजे वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर जो विधानसभा सीट है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के कुदरकी जो सीट है विधानसभा है वहां पर 1:40 पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद में 3:10 पर वहां पर पहुंचेंगे जहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये तीनों ही सीटें काफी महत्वपूर्ण है और जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं की शुरुआत की है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब इस बार उत्तर प्रदेश में जो 9 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो अभी लोकसभा के जो रिजल्ट रहे हैं उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और निश्चित तौर पर ये उपचुनाव को जीतकर एक बड़ा संकल्प लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आने वाले समय में 27 की तैयारियां हैं और 27 की तैयारियों को लेकर के लगातार जो है वो जनता के बीच में जा करके मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आज से सीएम योगी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। उपचुनाव में सीएम योगी आज से रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं बरेली की, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें आज सुबह करीब 9 बजे विकास भवन सभागार में करेंगे बैठक और मत्स्य पालन के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 9:30 बजे विकास भवन सभागार में ये बैठक होगी। आपको बता दें विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। दोपहर करीब 1 बजे रामपुर के लिए होंगे रवाना। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 9:30 बजे विकास भवन सभागार में ये बैठक होगी। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे, जिसके बाद करीब दोपहर 1 बजे रामपुर के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 9 बजे विकास भवन सभागार में बैठक करेंगे, मत्स्य पालन के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उपचुनाव में खूब देखने को मिल रहा है पोस्टर वॉर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कटेरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का पोस्टर वायरल हो रहा है। आपको बता दें उनकी क्षेत्र में एक अपील करते हुए होर्डिंग लगी है और इस होर्डिंग में लिखा है, या तो अब की जिताए या फिर टिकडी पर लिटाएदा। ये पोस्टर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। कटेरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का
पोस्टर वायरल है। आपको बता दें होर्डिंग लगी है और इस होर्डिंग में लिखा है या तो अब की जिताएदा या फिर टिकड़ी पर लिटाएदा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। देश की बात में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें लिंक एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ा जाएगा ये एक्सप्रेसवे, और गौतम बुद्ध नगर से मेरठ तक बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वाया बुलंदशहर जोड़ा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। आपको बता दें जेवर प्रयागराज को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। 83 किलोमीटर लंबा होगा लिंक एक्सप्रेसवे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपीडा ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर सौंपी है। गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर के 57 गांव चिन्हित किए गए हैं। परियोजना पर करीब आपको बता दें 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए लाभान्वित होंगे देशी विदेशी पर्यटक। की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर के 57 गांव फिलहाल चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें इस परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए लाभान्वित होंगे देशी विदेशी पर्यटक। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। लिंक एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ा जाएगा एक्सप्रेसवे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर से मेरठ तक बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। वाया बुलंदशहर जोड़ा जाएगा लिंक एक्सप्रेसवे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जेवर प्रयागराज को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। 83 किलोमीटर लंबा होगा लिंक एक्सप्रेसवे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपीडा ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर सौंपी है। आपको बता दें इस परियोजना में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और फिलहाल गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर के 57 गांव चिन्हित किए गए हैं। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए लाभान्वित होंगे देशी विदेशी पर्यटक। लखनऊ से अहम जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, इस परियोजना से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मेरठ से प्रयागराज तक का जो सफर होगा उसको आसान बनाया जा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का जो प्रावधान है उसमें तेजी लाने की बात कही गई है। गौतम बुद्ध नगर से और मेरठ तक का जो ये बुंदेलखंड या नया जो लिंक एक्सप्रेस बनाया जा रहा है उसमें लगभग जो है जो खर्च आ रहा है लगभग 4000 करोड़ के आसपास से खर्च आ रहा है। वो लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 83 किलोमीटर लंबा और बनाया जाएगा। तो कहीं न कहीं इसमें जो नई टेक्निक चीजों के साथ में इसको आगे बढ़ाने का प्रावधान जो है वो सरकार जो है वो लाने जा रही है और इसके साथ साथ ये प्रयागराज तक का जोड़ने का जो इनका जो मकसद है उसे पूरा करने की बात भी कही जा रही है। साफ तौर पे जो जनता के लिए जो आसान होगा, रास्ता आसान होगा, उसको कहीं न कहीं एक बेहतर बनाने के लिए प्रावधान जो है वो किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर इसको जो है और आगे बढ़ाने का जो कायाकल्प है उसमें तेजी लाने की बात कही गई है। साथ ही साथ में जो इसकी क्वालिटी है उस पर भी कहीं न कहीं सुधार लाने की बात कही गई है। साथ ही साथ इसको और अच्छा बेहतर बनाए जिससे कि जनता इसका लाभ जो है बेहतर तरीके से ले सके। इसको लेकर के इसे जोड़ने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर से करीब 57 गांव को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें इस परियोजना में 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जेवर प्रयागराज को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 83 किलोमीटर लंबा होगा ये लिंक एक्सप्रेसवे।
यूपीडा ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर सौंपी है। यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर ये भर्तियां की जाएंगी। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती होगी। कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां यूपी में पीसीएसजे के 218 पदों पर होगी भर्ती। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, यूपी में पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती होगी, और इस भर्ती को लेकर और क्या कुछ जानकारी, छात्र और कैसे इसकी जानकारी जुटा सकते हैं? संदीप जी, यूपी में पीसीएसजे की जो परीक्षाएं होनी है, इसमें लगभग 218 पदों की भर्ती होनी है। इसको लेकर के पीसीएसजे में जो भर्ती है वो सब लोक सेवा आयोग को जो भर्ती का इसका अनुरोध किया गया है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नीति विभाग ने पूरा प्रस्ताव जो है वो भेजा है कि किस तरीके से इसमें जो है इस बार भर्ती होनी है। उसको लेकर के पूरे तरीके से एक प्रपोजल बना करके जो है वो लोक सेवा आयोग ने नीति विभाग को भेज दिया है कि यहाँ पर इतने पद खाली हैं और यहाँ पर इन पदों पर भर्ती की जानी चाहिए, जिसमें पीसीएसजे के 218 पदों के जो कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर भर्ती पूरी करने का जो एक प्रावधान है उसको लेकर के इस बार रखा गया है। साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट पर पारित जो आदेश था 18 दिसंबर 2020 के आधार पर इसमें इस भर्ती को चयनित किया जाएगा, और उसी आधार पर फैसला जो है उच्च स्तर पर किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है जो नीति विभाग है ये भर्ती का प्रपोजल तैयार करेगा, और फिर इसके बाद जो है वो वेबसाइट पर जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी जो है वहां पर जा करके आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नीति विभाग को प्रस्ताव भेजा है, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द इसमें जो है मोहर लगेगी, और जो पीसीएसजे की जो परीक्षा होगी उसको लेकर के जो भर्तियां निकाली गई हैं उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को कहीं लाभ मिलेगा। जी ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें, कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। और अब बात कर रहे हैं पीलीभीत की, जहां छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। आपको बता दें, बरहा के सरोवर से दंपतियों ने
सूर्यदेव को प्रणाम किया है। हालांकि कोहरे की धुंध के बीच देरी से सूर्यदेव के दर्शन हुए, लेकिन पीलीभीत में जोर शोर से हुई छठ मैया पूजा आई। बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पीलीभीत में जोर शोर से हुई छठ मैया पूजा। छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। बरहा के सरोवर से दंपतियों ने किया सूर्यदेव को प्रणाम। आपको बता दें, कोहरे के धुंध के बीच देरी से हुए सूर्यदेव के दर्शन। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां बरहा के सरोवर से दंपतियों ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। हालांकि कोहरे के धुंध के बीच देरी से हुए सूर्यदेव के दर्शन, लेकिन पीलीभीत में जोर शोर से हुई छठ मैया पूजा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। देश की बात में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां देवर ने ईंट से कुचलकर की भाभी की हत्या। आपको बता दें, भाभी द्वारा किया गया मजाक और मजाक बना हत्या की वजह। आपको बता दें, बीते 3 नवंबर को पड़मई गांव में मिला महिला का शव। हत्या के बाद घर के पीछे फेंक दिया था शव। फिलहाल पुलिस ने हत्या अभियुक्त को किया गिरफ्तार और हत्या में उपयोग की लाठी व ईंट भी बरामद किया। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर ये जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देवर ने ईंट से कुचलकर की भाभी की हत्या और भाभी द्वारा किया गया मजाक और ये मजाक बना हत्या की वजह। बीते 3 नवंबर को पड़मई गांव में मिला था महिला का शव और फिलहाल हत्या के बाद घर के पीछे फेंक दिया था शव। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा कर ये जानकारी दी है। जनपद बांदा थाना नरैनी ग्राम पड़मई में 3 नवंबर की सुबह एक महिला का शव उसके घर के बाहर मिला था। एक पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कई टीमें लगाई गई थी घटना के अनावरण के लिए। प्रभारी निरीक्षक नरैनी और उनकी टीम के द्वारा आज एक अभियुक्त सुनील कुशवाहा बुक्का को गिरफ्तार किया गया है, जो उसी गांव का रहने वाला है, उम्र 23 वर्ष के करीब। और रिश्ते में इसकी भाभी लगती थी और भाभी के द्वारा किए गए मजाक को इसने सीरियसली लिया और उसी में क्रुद्ध होकर के इसके द्वारा उस दिन 2/3 की रात में छत के रास्ते नीचे गया था और उसने महिला के सर पे डंडे से वार किया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। बेहोशी हालत में घसीट करके उसने घर के बाहर रखा था, जहाँ पर ईंट से उसके सर पे मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। प्रभारी निरीक्षक नरैनी और उनकी टीम के द्वारा 2 दिन के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को पुरस्कृत भी किया गया। और अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। आपको बता दें, प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हुआ और गाजियाबाद के लोनी का AQI 400 के पार पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों पर ही जलाया जाता है कूड़ा। गाजियाबाद से अहम जानकारी, जहां गाजियाबाद के लोनी का AQI 400 के पार, साथ ही सड़कों पर ही जलाया जाता है कूड़ा। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल।
लोनी का एक्यूआई 400 के पार। आपको बता दें, सड़कों पर ही जलाया जाता है कूड़ा। और ये गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल। आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी का एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सड़कों पर ही जलाया जाता है कूड़ा। गाजियाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ रहा प्रदूषण और गाजियाबाद के लोनी का एक्यूआई जो है वो 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हुआ। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।